Assalamu alaikum viewers and a warm welcome to my YouTube channel. This is your host Mohammad Daniel Asif. I hope all of you are in the best of health and spirits. Today I'm going to explain to you ecocriticism. हमारे BS English Literature के कोर्स कंटेंट्स में ये इंक्लूडेड है, सो दैट इज़ वाई हमारे अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो उन्हें, सो दैट एग्ज़ाम में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो दे आर एबल टू अटेम्प्ट इट. तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आई टच ऑल द बेसिस रिलेटेड टू इकोक्रिटिसिज्म, सो दैट किसी भी पर्सपेक्टिव से, किसी भी एंगल से आपको एग्जामिनर अगर पूछ लेता है इसके बारे में तो आप प्रॉपर अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं. टू ऑल द न्यू कमर्स हु आर हियर ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सो दैट यू स्टे अपडेटेड. विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स delve into today's discussion. Ecocriticism. Ecocriticism basically is a philosophy, it is a theory, it is an ideology that looks at how authors write about nature, the environment and human interactions with the world around us. लिटरेचर थ्योरी की वो ब्रांच है जो देखती है कि लिटरेचर और जो नेचुरल वर्ल्ड है वो कैसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, इकोक्रिटिसिज्म जो है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बुक्स. ये जो है वो दूसरे फील्ड्स जैसे साइंस, कल्चर, हिस्ट्री, उनके आइडियाज़ को भी इनकॉर्पोरेट करती है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करते हुए इकोक्रिटिक्स जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं इस थ्योरी के, दे बेसिकली टेक अ डिग इनटू हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड शेयर्स आवर व्यूज़ ऑन द एनवायरनमेंट. सिंपल टर्म्स में बात करें तो इकोक्रिटिसिज्म जो है इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग बुक्स टू लर्न अबाउट नेचर एंड हाउ ह्यूमंस रिलेट टू इट. It helps us to see how authors talk about the world around us and why that's important for understanding environmental problems. The term ecocriticism है, it was coined in 1978 by an American poet, scholar and activist William Roykert in his essay Literature and Ecology, an Experiment in Ecocriticism. तो ecocriticism है, इसका फोकस है on understanding humanity's relationship with nature through literary texts. नेक्स्ट अप, इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के हाउ इकोक्रिटिसिज्म हैज़ इवॉल्व्ड, तो सबसे पहले हम अगर इस बात करें इकोक्रिटिसिज्म के अर्ली रूट्स की बिटवीन 18th एंड 19th सेंचुरी, तो रोमांटिसिज्म, आपको पता है रोमांटिक मूवमेंट जो है इट वाज पॉपुलर एट दैट टाइम, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, एंड इट एम्फसाइज्ड नेचर्स ब्यूटी एंड मिस्ट्री. तो राइटर्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज, दे सेलिब्रेटेड नेचर्स स्पिरिचुअल एंड हीलिंग पावर. उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि उस टाइम लैंडस्केप्स और लाइफ को रीशेप कर रही थी उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया. Then transcendentalism, ये views basically transcendentalism is a philosophy which was popular during the late 1820s and the early 1830s in New England parts of United States. ये philosophy कहती थी कि जो nature है and humans हैं, they have inherent goodness, they are inherently good, but जो society और institutions हैं वो उनको corrupt करते हैं. So as long as जो humans हैं they remain self-reliant, independent, they can be free from corruption and evils which are which are kind of implemented on them by the society, forced on them by the society. जो तो बेसिकली इनका मानना ये था कि जो सोसाइटी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंसान को करप्ट करते हैं, इंसान की इटसेल्फ जो नेचर है वो बहुत अच्छी है. अच्छा, देन पोस्ट वॉर एनवायरमेंटलिज्म, जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है, इट गेन मोमेंटम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का राइज आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई, तो एनवायरमेंटल इशूज़ लाइक पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, दे बिकेम वाइड स्प्रेड. तो लिटरेचर ने जो है वो इन कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करना और इनके जो इम्पैक्ट्स हैं ऑन इकोलॉजी, इनके ऊपर बात करना स्टार्ट की. फॉर एग्जांपल रेचल कार्सन का वर्क है साइलेंट स्प्रिंग, पब्लिश इन 1962. इसको एक लैंडमार्क टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है और इसने जो पेस्टिसाइड्स की डेंजर है और इकोसिस्टम्स, इसके ऊपर बात की, एक्सपोज किया इस चीज़ को, स्पार्किंग पब्लिक अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म. जो इन्फ्लुएंस है इन लिटरेचर ऑफ इकोक्रिटिसिज्म और कौन से वर्क्स हैं जो इससे रिलेट करते हैं, आगे मैं आने वाली स्लाइड में इनके ऊपर भी बात करूँगा डिटेल में. द नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑफ द 1970s. अच्छा, सोशल अवेयरनेस जो है वो बड़ी अबाउट एनवायरमेंटल क्राइसिस और एक्टिविज्म जो है वो सर्ज हुआ. एनवायरमेंटलिज्म इट बिकेम अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एकेडेमिया और स्कॉलर्स जो है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे स्टार्टेड टू एनालाइज लिटरेचर थ्रू एन इकोलॉजिकल लेंस एंड दे स्टार्टेड टू एग्जामिन कि किस तरह जो टेक्स्ट है वो नेचुरल वर्ल्ड को और ह्यूमन इम्पैक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, अब ऑल्दो द टर्म इकोक्रिटिसिज्म जो है ये विलियम रॉयकर्ट ने कॉइन की फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस 1978 ऐसे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसने मेन स्ट्रीम एकेडमिक अटेंशन नहीं ली उस टाइम पे. तो ये बहुत बाद में जाके था कि इकोक्रिटिसिज्म को एज ए टर्म रिकॉग्नाइज किया जाने लगा. ऑल्दो जो रॉयकर्ट्स का वर्क है इसने प्रपोज किया कि हम लिटरेचर को एग्जामिन करें एज एन इकोलॉजिकल सिस्टम, जहाँ पे जो टेक्स्ट हैं वो ना सिर्फ रिवील करते हैं बल्कि एक्सप्लोर भी करते हैं इकोलॉजिकल वैल्यूज़ को. इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक ग्रुप्स,
तो व्यूअर्स इन 1992 द एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम ASLE कहते हैं, इट वाज फाउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देयर बाय क्या हुआ कि इको क्रिटिसिज्म को फॉर्मली स्टैब्लिश कर दिया गया एज एन एकेडमिक फील्ड। अब इसमें की टेक्स्ट क्या था उस टाइम, तो शेरेल ग्लॉडफेल्टी एंड हैरल्ड फ्रॉम थे, इनका एक वर्क था द इको क्रिटिसिज्म रीडर लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी, पब्लिश इन 1996। तो इससे क्या हुआ कि इको क्रिटिसिज्म में एसेंशियल वर्क्स आने लगे, गिविंग द फील्ड अ सॉलिड फाउंडेशन। तो इस कलेक्शन ने बेसिकली इको क्रिटिकल परस्पेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया इन फ्रंट ऑफ ए ब्रॉडर ऑडियंस एंड इट हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग इको क्रिटिसिज्म इन लिटरेरी स्टडीज़। देन इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस, आज आप देखते हैं कि इको क्रिटिसिज्म जो है इट इंटरसेक्ट्स विद अदर फील्ड्स लाइक इको फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज, एनिमल राइट्स, अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन लिटरेरी टेक्स्ट। फिर क्लाइमेट क्राइसिस एंड कंटेम्प्रेरी वर्क्स, तो आप देखते हैं कि आज जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इशू। हर साल जो है वो एक क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसपे लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आते हैं एंड दे डिस्कस कैसे हमने अपने क्लाइमेट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है और एनवायरनमेंट की को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज अवर क्लाइमेट इज़ गेटिंग डिसरप्टेड एंड वी आर फेसिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डे बाई डे। तो क्लाइमेट चेंज की जो अर्जेंसी है इट हैज़ ड्रिवन कंटेम्प्रेरी इको क्रिटिसिज्म टू फोकस ऑन नैरेटिव्स दैट एड्रेस एनवायरमेंटल कोलैप्स, ठीक है, इकोलॉजिकल एक्टिविज्म की बात करते हैं एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, देयर बाय एग्जामिनिंग दैट हाउ लिटरेचर कैन इंस्पायर सोसाइटल चेंज, कि किस तरह लिटरेरी वर्क्स के थ्रू ऑथर्स अपना व्यू पॉइंट और अपने थीम्स के थ्रू बता सकते हैं और एंड लिटरेचर कैन सर्व एज ए कैटलिस्ट फॉर इग्नाइटिंग चेंज। व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इको क्रिटिसिज्म? सबसे पहले एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ये बेसिकली ह्यूमन सेंटर्ड व्यू है, ये फिलॉसफी है जो कहती है कि ह्यूमंस जो है उनके इंटरेस्ट जो है वो बाकी एनिमल्स और नॉन ह्यूमन स्पीशीज जो है उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस पर्सपेक्टिव जो है इट ऑफन मार्जिनलाइजेस नेचर। इसके ऑपोजिट जो फिलॉसफी है वो है बायोसेंट्रिज्म विच एम्फसाइजेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो बायोसेंट्रिज्म बेसिकली कहती है कि तमाम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, नॉन ह्यूमन स्पीशीज, एवरीवन इज इक्वल इंपॉर्टेंट और हर एक की लाइफ को प्रिजर्व करना और हर एक की जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर करती है। तो कहीं ऐसा नहीं कि किसी एक के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए किसी दूसरे को हार्म किया जाए या उसकी एग्जिस्टेंस को एंडेंजर किया जाए। डीप इकोलॉजी, दिस एडवोकेट्स फॉर प्रोफाउंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन। फिर एनवायरमेंटल जस्टिस की बात की जाती है कि किस तरह जो एनवायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उनको देखा जाए, जो एनवायरमेंट के बर्डन्स हैं उनको देखा जाए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक स्पीशी जो है उसको प्रमोट करने के लिए जो दूसरी स्पीशी है उसकी जो लाइफ है वो एंडेंजर की जाए। जैसे आप देखते हैं नॉर्मली कि ह्यूमंस जाते हैं सीज पर, रिवर्स पे, बीचेस पे एंजॉय करने के लिए, वहाँ जाके वहाँ पे जो है वो चीज़ें फेंक आते हैं और उसको पोल्यूट कर आते हैं। तो ह्यूमंस जो है उनका तो इंटरेस्ट देखा जा रहा है, ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म तो हो रहा है, बट इससे क्या है कि जो आपकी सी लाइफ है, जो आपकी मरीन लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो डिसरप्ट हो रही है, ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डेंजर में आ रही है। तो दैट इज़ वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तमाम जो है स्पीशीज़ उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज हर एक की जो सर्वाइवल है वो मैटर करती है। देन इकोलॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, तमाम जो लाइफ फॉर्म्स एंड सिस्टम्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, और जो ये इको क्रिटिसिज्म है ये भी इसी की बात करता है कि सब जो स्पीशीज़ हैं, सब जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं दे आर आपस दे आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़ाहिर है एनिमल सर्वाइव करेंगे तो ही ह्यूमंस उनका जो है वो शिकार कर सकेंगे, उसके बाद जो आपकी सी लाइफ है, जो आपकी मरीन लाइफ है, जो आपकी फिशेज़ है, अगर वो सर्वाइव करेंगी तो ही जो है वो ह्यूमंस जो है दे कैन ईट फिश। तो इसलिए जो तमाम लाइफ फॉर्म्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे की नीड्स जो है उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है। देन इफ आई टॉक अबाउट वेव्स ऑफ इको क्रिटिसिज्म, जो उसकी फर्स्ट वेव है इसका टाइम बनता है अराउंड अबाउट लेट 20th सेंचुरी। इसमें जो प्रोमिनेंट वर्क है इट इज वॉल्टन रिटन बाय हेनरी डेविड थॉरियाउ। अब ये जो फर्स्ट वेव है इट फोकसेस ऑन नेचर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंडस्केप्स इन लिटरेचर, ठीक है, ये एम्फसाइज करती है कि किस तरह जो टेक्स्ट हैं वो एनवायरनमेंट को पोर्ट्रे करते हैं, often idealizing nature and critiquing human interference. Then second wave, इसका टाइम पीरियड बनता है अर्ली 21st सेंचुरी। इसकी एग्जांपल है लिटरेरी टेक्स्ट में से अ स्मॉल प्लेस बाय जमीका किनकेड। अब ये सेकंड वेव है ये एक्सपैंड करती है फोकस को फ्रॉम ट्रेडिशनल नेचर टेक्स्ट टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। ये एड्रेस करती है एनवायरमेंटल जस्टिस को, ठीक है, ह्यूमन नेचर इंटरकनेक्टेडनेस को, एंड ऑल्सो कंसिडर्स मार्जिनलाइज वॉइसेस। फिर जो थर्ड वेव है ऑफ इको क्रिटिसिज्म विच इज़ प्रेजेंट राइट नाउ इन द कंटेम्प्रेरी एज, ये ब्रॉडन करती है इको क्रिटिसिज्म की इनसाइट को टू ग्लोबल इंटरडिसिप्लिनरी इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज, पोस्ट ह्यूमनिज्म एंड द एंथ्रोपोसीन। ये हाईलाइट करती है मल्टी स्पीशीज पर्सपेक्टिव को और इंटीग्रेट करती है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज़ को। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, द ओवर स्टोरी बाय रिचर्ड पावर्स विच इज़ अ पुलिट्जर विनिंग नॉवल। देन सिग्निफिकेंस ऑफ इको क्रिटिसिज्म, सबसे पहले इट रेजेज अवेयरनेस, ठीक है, एनवायरमेंटल इशूज़ को जब ये हाईलाइट करती है लाइक पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन को, क्लाइमेट चेंज को, तो
लोगों के अंदर जो है वो एक अवेयरनेस आती है। एम्पैथी विद नेचर, ये ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के दरमियान कनेक्शन फॉस्टर करती है। इससे नतीजा क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर नेचर के लिए सिंपैथी, अफेक्शन जागती है। कल्चरल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इट शोज हाउ एनवायरमेंटल व्यूज शेप कल्चरल वैल्यूज एंड सोसाइटल एक्शंस। फिर climate crisis response, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द क्लाइमेट क्राइसिस इन लिटरेरी वर्क्स। फिर ये ग्रीन नैरेटिव्स को प्रमोट करती है। इट इनकरेजेस राइटर्स टू इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी थीम्स इन क्रिएटिव वर्क्स। व्हाट हाउ इज इको क्रिटिसिज्म इनकॉर्पोरेटेड इन लिटरेचर, इसकी मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले साइलेंट सफरिंग है बाय रिचर्ड कार्लसन। अब इस वर्क में इको क्रिटिकल लेंस किया है कि ये जो कार्लसन का वर्क है, इट क्रिटिक्स ह्यूमन एक्शंस अगेंस्ट नेचर, ठीक है, पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल हार्म जो हो रहा है उन इकोसिस्टम्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इलस्ट्रेट कर रही है। एंड इट इज़ एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि लिटरेचर कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर इग्नाइटिंग सोसाइटल चेंज। तो जब राइटर्स जो है वो वर्क्स के थ्रू इन इंपॉर्टेंट इशूज़ को, इन थीम्स को हाईलाइट करेंगे, तो क्या है कि ऑडियंस जो है, जो रीडर्स हैं, दे विल अवेकन, उनके अंदर एक अवेयरनेस रेज होगी। देन दे विल take practical steps to combat these issues and protect their environment. Then The Over Story by Richard Powers it is a Pulitzer Prize winning novel, और इसमें को क्रिटिकल लेंस किया है कि पावर्स जो राइटर है वो एम्फसाइज करता है इकोलॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस को, एंड ही आर्गूज फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, ठीक है। इस बात के ऊपर वो फोकस जोर देता है कि जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसको बहुत अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज प्लानट की जो हेल्थ है वो एट स्टेक है। और अगर हम ये डिफॉरेस्टेशन इसको नहीं रोकेंगे तो जो हमारे एनवायरनमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, विच विल बी अल्टीमेटली हार्मफुल फॉर ऑल स्पीशीज़। इस तरह आप जो है वो और बहुत सारे वर्क्स हैं जो इको क्रिटिकल लेंस जिनके अंदर इंक्लूडेड है। तो डिफरेंट पोएम्स, डिफरेंट नॉवेल्स जो हैं, आप उनके थ्रू इको क्रिटिसिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई गिवन टू यू सम एग्जांपल्स। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इको क्रिटिसिज्म। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो इको क्रिटिसिज्म है ये एक बड़ा आइडियल वर्ल्ड तो पोर्ट्रेट करता है जहाँ पे एनवायरनमेंट को हार्म किस तरह किया जा रहा है, इसकी भी बात की जाती है। एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, इसकी भी बात की जाती है। बट क्या ये जो बुक्स हैं या ये जो लिटरेचर है जो इको क्रिटिकल लेंस के ऊपर फोकस कर रहा है, क्या ये जो सिर्फ ये पढ़ने के लिए ही है, या जस्ट ये जो लिटरेचर है या ये मूवीज़ हैं या ये जो बुक्स हैं, आर दे जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, या ये क्या वाकई कोई चेंज है वो इंस्पायर कर सकती हैं? क्या वाकई ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो मसाइल का वो निकाल सकती हैं, और कोई एक्चुअल चेंज, नॉट जस्ट हाइपोथेटिकल चेंज, बट क्या ये वाकई एक्चुअल चेंज डिलीवर कर सकती हैं कि नहीं? तो ये जो है ऑब्वियसली जब इको क्रिटिसिज्म जो है उसके क्रिटिक्स भी हैं और इसके ऊपर डिबेट्स भी होती हैं कि दीज आर सम ऑफ इट्स लिमिटेशंस। अच्छा, इसके अलावा फिर ये भी है कि इसमें ये भी बात की जाती है कि ये वेस्टर्न क्रिटिक्स का मतलब ये कहना है कि जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है ना, उसको ये इको क्रिटिसिज्म प्रायोरिटाइज करता है, जबकि जो इंडिजिनस और नॉन वेस्टर्न एनवायरमेंटल फिलोसफीज है उनको इग्नोर किया जाता है। यानी जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं उनके एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, जो वेस्टर्न वर्क्स हैं उनमें अगर इको क्रिटिकल लेंस की पे बात की जा रही तो उसको तो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन जो इंडिजिनस लैंड्स हैं अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया जा रहा है तो उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। या नॉन वेस्टर्न लैंड्स जो है अगर उनका क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है या अगर उनके एनवायरनमेंट जो है उसको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही है, वो जो है वो डिग्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे किसी का फोकस नहीं है, वहाँ पर हर कोई ब्लाइंड आई टर्न कर रहा है। तो ये भी जो है वो क्रिटिक्स का कहना है। इसके बाद एक क्रिटिसिज्म जो है इको क्रिटिसिज्म के ऊपर किया जा रहा है, या जो एक लिमिटेशन इसकी बयान करते हैं क्रिटिक्स, वो ये भी है कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ की जो सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं उनको इग्नोर करता है। मतलब ये हर चीज़ जो है उसको नेचर को सेंशलाइज करने की कोशिश करता है, तो इस चक्कर में इट ओवरलुक्स द सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। दोबारा आई विल ट्राई टू अगेन रीस्ट्रेस द फैक्ट के इको क्रिटिसिज्म इट एनरिचेस लिटरेचर बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इकोलॉजी एंड स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ये एडवोकेट करता है फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद नेचर, ठीक है। इट कैन कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट्स फोकस बियॉन्ड ट्रेडिशनल लिटरेरी टेक्स्ट टू इंक्लूड अ वाइडर रेंज ऑफ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जस्ट इसका फोकस जो ट्रेडिशनल लिटरेरी टेक्स्ट पे नहीं है, बट क्या है कि इसमें जो बियॉन्ड लिटरेरी टेक्स्ट मूव करके एक वाइडर रेंज इंक्लूड मतलब करना चाह रहा है कल्चरल और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। इसका क्या मतलब है कि इट माइट इन्वॉल्व एनालाइजिंग इन्वायरमेंटल थीम्स इन विजुअल आर्ट, फिल्म, म्यूजिक एंड डिजिटल मीडिया, ठीक है, देयर बाय अलाउइंग फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह कल्चर जो है वो शेप करता है और रिफ्लेक्ट करता है हमारा रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। क्योंकि देखें ना, इको क्रिटिक्स जो हैं दे आर एंगेजिंग विद एमर्जिंग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म, ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, इंडिजिनस राइट्स मूवमेंट्स की बात हो रही है, सो दैट द मार्जिनलाइज वॉइसेस आर एम्पलीफाइड, ठीक है, और सिस्टेमिक एनवायरमेंटल इंजस्टिस को एड्रेस किया जा सके। तो जिस तरह ये एक्टिविस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और कम्युनिटी में ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं,
तो इको क्रिटिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू रियल वर्ल्ड एफर्ट्स, ठीक है, ताकि वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें और एनवायरमेंटल जस्टिस को प्रमोट कर सकें। तो इको क्रिटिसिज्म जो है बेसिकली इट इज़ अ क्रूशल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विद इन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी स्टडीज़, और ये वैल्यूबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है इनटू द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर, कल्चर एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है और इसके थ्रू इको क्रिटिसिज्म ने ना सिर्फ लाइट थ्रो किया है बल्कि इट कंटिन्यूज टू प्रेस ऑन द burgeoning and the current, contemporary environmental issues, prompting critical reflections on humanity's role in shaping and being shaped by the natural world. जब सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की इंटरकनेक्टेडनेस की बात करता है इको क्रिटिसिज्म, तो इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड किया ऑफ लिटरेचर्स कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे व्यूअर्स। आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, और इसको गो थ्रू करने के बाद इको क्रिटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा अब, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थॉट अबाउट टुडेज वीडियो एंड आल्सो रिकमेंड विच टॉपिक वुड यू लाइक मी टू एक्सप्लोर नेक्स्ट। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।